जय हिंद साथियों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर 2 देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में, यानी कि सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें सिद्धांत, संरचना और कार्य यानी थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में हम लोग बातें करेंगे। और इसमें देखेंगे कि संरचना के आधार पर कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। यदि हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेल्स हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि पहला जो होते हैं प्लांट्स होते हैं और सेकेंड जो होते हैं वह जंतु होते हैं। यानी पहला पादप कोशिका होंगे और दूसरा जंतु कोशिका होंगे। अब इसमें विशेषता हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। सेल वाल में कहने का मतलब है कि पादप कोशिका में देखेंगे तो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है, पादप की कोशिका, उसकी भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जबकि जंतु कोशिका में जो होती है वह कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कोशिका झिल्ली नहीं होती है। अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वह पादप में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु में अनुपस्थित होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे राजधानी के बारे में। ठीक है, राजधानी क्या होते हैं? तो पादप कोशिकाओं में बड़ी राजधानियाँ पाई जाती है जो कोशिकाओं द्रव्य से भरी होती है, और जंतु कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं की तुलना में छोटी राजधानियाँ उपस्थित होते हैं। यानी कि पादप में जो होगी राजधानियाँ बड़ी मोटी होगी और बड़ी होगी, जबकि जंतु में छोटी होगी, पतली होगी। ठीक है, अब देखें हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के मतलब होता है तारकाय। तारकाय की खोज जो था से वह बोवेरी ने किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पादपों में अनुपस्थित होते हैं। तारकाय जो होते हैं से कुछ ही पादपों में अनुपस्थित होते हैं, बाकी सारे पादपों में तारकाय रहते हैं। कुछ जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाई जाती है और कोशिका विभाजन में सहायक होती है। तारकाय जो होती है मानव शरीर में यह अधिकतर देखा जाता है तो कोशिका के बीच में जो केंद्रक होती है, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। जबकि कोशिका विभाजन में जो तारकाय का जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर देखेंगे जंतु कोशिका। जंतु कोशिका सबसे पहले देखेंगे कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे हैं यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या होता है कि जिस समय पत्थर का युग था, जिस समय शुरुआती समय में जो जीव जंतु यहाँ पर उपस्थित थे, उसको प्रोकैरियोटिक में रखा गया है। यानी कि जो पत्थर युगीन, ठीक है, पत्थर युगीन जो काल था उस समय की बात है। और यूकैरियोटिक जो है सभी वर्तमान में। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक का अभाव होते हैं, उसमें केंद्रक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होंगी प्रोकैरियोटिक में। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। इसमें देखा जाए तो गुणसूत्र 1 होगा प्रोकैरियोटिक में। और राइबोसोम जो होते हैं वह 70S का होते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी तक के क्वेश्चन पूछा गया है कि राइबोसोम की संख्या जो होती है से वह कितने प्रकार की होती है। तो राइबोसोम्स में प्रोकैरियोटिक में 70S होती है। उसका प्राप्ति जीवाणु तथा नीला हरित आपको कहीं भी यदि आपको जीवाणु लिखा मिल जाए, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, तो ये सभी आपको एक कोशिकीय जो होते हैं जीव में आते हैं, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया है कि कहाँ पर इसको पुपिल्स कहते हैं, कहाँ पर कैप्सूल होते हैं, सेल वाल कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, ठीक है, और फेलिग्लम है। तो ये सारे चीज़ आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सारा चीज़ देखने को मिलता है जो सेल्स के अंदर एक होना चाहिए। बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, तो पूर्व विकसित केंद्रक में होती है, यानी पहले से जो केंद्रक विकसित होती है उसी में यूकैरियोटिक कोशिका, उसी को हम लोग कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में और केंद्रिका में पाई जाती है। यूकैरियोटिक में जो होती है वह केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों पाई जाएगी। इसमें 70 एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 80S का पूछा जाता है। तो 80S याद रखिएगा यूकैरियोटिक में, और 70S जो होता है सो वह प्रोकैरियोटिक में होते हैं। इसकी प्राप्ति यूकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे तो सभी पौधे और जंतु, अपवाद में विषाणु और जीव, यानी जीवाणु और विषाणु को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं जो बहुकोशिका के रूप में आते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग और उसके कार्य, यानी शरीर में जो कोशिका होते हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो अभी ऊपर हमने पिक्चर में देखा है,
उन सारे पार्ट्स का काम क्या है, ठीक है। तो काम भी देखेंगे और उसका नाम के साथ भी चलेंगे। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम है चयनात्मक रूप से परागम्य। परागम्य के मतलब होता है केवल चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देना। जो आप सिलेक्ट किया गया है उसी को अंदर और बाहर जाने देगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, तो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट कैसे करता है, तो आपने टिकट खरीदा है, तो जो टिकट रहता है उसी को अंदर जाने देता है, बाकी को जाने नहीं देता है। उसी प्रकार चयनात्मक रूप से परागम्य जो होता है वह एक प्रकार के चयनित पदार्थों की कोशिका के अंदर बाहर आने और जाने देता है। और यह जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, यह आघातों से यानी बाहरी आघात जो होती है, चोट जो होती है, उससे कोशिका की रक्षा करता है। अब दूसरा देखेंगे कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका काम क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। कोशिका अंगक जो होते हैं यह उपस्थित होते हैं। विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच पदार्थों को आदान प्रदान करना कोशिका द्रव्य का काम है। और प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य स्थान को भरना भी कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का ही काम है। तो साइटोप्लाज्म का क्या क्या काम है, तो इसका काम है कोशिका अंगक में उपस्थित रहना और विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच में जो पदार्थ होते हैं उसको आदान प्रदान करना। और फिर इसका काम एक और काम है कि प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के मध्य स्थान को भरना। ये आपको साइटोप्लाज्म का काम आता है। फिर आता है केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये कोशिका के सभी प्रक्रियाओं में समन्वय करना। समन्वय करने का मतलब क्या होता है, ये कोशिका को नियंत्रण केंद्र होता है यह, ठीक है। तो कोशिका के सभी प्रक्रियाओं को समन्वय करना और डीएनए या जेनेटिक पदार्थों को संग्रहण करना। यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो एक जेनेटिक पदार्थ होता है, इसका संग्रहण करना भी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का काम होता है। चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है क्या, तो यह कोशिका को दृढ़ता प्रदान देता है, यानी कोशिका को मजबूत करता है, शक्ति प्रदान करता है। और कोशिका में विभिन्न प्रोटीन वसा संश्लेषण एवं कोशिका के बाहर उनके परिवहन में मदद करता है। उसका आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम क्या है, तो राइबोसोम्स जैसे हम ऊपर पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए अभी बताएं डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो इसमें राइबोज कहीं ना कहीं इसका नाम आता है, ठीक है। तो ही राइबोसोम को ही राइबोज कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। तो राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करना। प्रोटीन संश्लेषण होता कैसे, तो उसको ट्रांसलेशन के माध्यम से होता है। जब आरएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन होता है, फिर उसी में आपको ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद आपको रीएप्लीकेशन के बारे में पढ़ना, जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। राइबोसोम का उपनाम है प्रोटीन का कारखाना, यानी प्रोटीन का फैक्ट्री है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन के जो है से इसमें जाकर स्टोरेज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे तो कोशिकीय श्वसन संपन्न करते हैं, यानी कोशिका को जो सांस लेता है, ठीक है, वो संपन्न करते हैं, उपापचय क्रिया को संपन्न करते हैं और रासायनिक क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। और यही एटीपी का जो क्वेश्चन है, ये आपको बीपीएससी का इस बार का क्वेश्चन पूछा गया है। और माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम जो होता है, निक नेम जो है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस यानी कि शक्तिगिरी कहते हैं। तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहेंगे, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। गोल्जिकाय विभिन्न स्रोत जैसे एंजाइम, हार्मोन आदि का उत्पाद एवं भंडारण में सहायक होते हैं गोल्जिकाय। और लाइसोसोम जो होते हैं वह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को उनके भागों में शीघ्र नष्ट कर पाचन करने में मदद करते हैं। यानी कि जो कोशिका हम लोगों को शरीर में है, जो किसी न किसी कारण से नष्ट हो गया है, उन कोशिकाओं को समाप्त करना यानी कि भक्षण करना, ये लाइसोसोम का काम है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग। उसका है रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ क्या है, तो जल और अन्य पदार्थों के भंडारण में सहायक होते हैं। ये रिक्ति का काम है कि कोशिका के अंदर जल और अन्य पदार्थों को भंडारण में सहायक कौन करते हैं, तो रिक्तिकाएँ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेल से संबंधित अभी तक कितने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं। इससे माइटोकॉन्ड्रिया को क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसीलिए माना गया है क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों होते हैं, ठीक है। आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होते हैं, राइबोसोम और डीएनए।
अगला क्वेश्चन था कि मानव के शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था। तो कोशिकाओं की खोज क्या है, रॉबर्ट हुक ने किया था। और याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने किया था तो यह डेड सेल का खोज किया था, और वो भी आपको ओक के पेड़ में किया गया था, सॉरी कॉर्क में देखा गया था। सबसे पहले कॉर्क में देखा गया था, सेल्स को देखा था, और भी डेड सेल था। ठीक है, और वहीं पर कोशिका से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछाते हैं। जीवित कोशिका जो है से दो प्रकार के होते हैं, एक पादप में कोशिका जीवित होते हैं और एक जंतु में जीवित होते हैं। तो पादप में जो देखा गया था उसे स्लाइडेन ने देखा था, जबकि जंतु में स्वान ने देखा था। अगला है कोशिका के नियंत्रण केंद्र कौन है। तो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, यह भी हम लोग ऊपर देखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया होती है, कैसी किससे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है, फिर है कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। जो कोशिकांग होते हैं उसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किसको। तो नाभिक को कहा जाता है। फिर है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है। किसी भी कोशिका में सबसे बड़ा मौजूद कोशिकांग कौन होगा। तो नाभिक ही होगा। कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहा गया है। कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन या कारखाना कहा गया है, तो राइबोसोम को कहा गया है। फिर कोशिकाओं को आत्मघाती बैग यानी कि सुसाइड बैग किसे कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर दिया हुआ सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। कोशिका का जो हिस्से में होता है, कहाँ पर प्रोटीन बनता है। तो राइबोसोम से बनता है। और कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। ये कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशुओं में पाया जाता है। तो वह है लाइसोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई है तो कोशिका में। और हाँ, कोशिका केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में कोशिका का लाइसोसोम कहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो याद रखना ब्लड में हमको नहीं पाया जाता है आपको लाइसोसोम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई कौन है। तो कोशिका है, क्योंकि कोशिका से ही हर प्रकार के जीव बना है, या तो वह एक कोशिका का हो या अनेक कोशिकाओं का हो। ठीक है, कौन है, कोशिका है। शरीर में लगी चोट को मरम्मत करने के लिए कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो केवल समसूत्री विभाजन, जब आपके शरीर में चोट लगता है तो उसको ठीक करने के लिए कोशिका कौन सी विभाजन करती है। तो समसूत्री केवल विभाजन करेगी। उसका एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। तो न्यूरॉन। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। तो न्यूरॉन होती है। कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो केंद्रक में, यानी कोशिका जो होता है प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो केंद्रक से करता है। फिर है सूत्री विभाजन के चरण के नाम बताइए जिनके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र के मध्य रेखा पर उपस्थित होते हैं। तो वह है आपको मेटाफेज। ठीक है, अगला है सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन है। सबसे बड़ी जो खोजी गई कोशिका वो कौन है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। समसूत्री विभाजन जिसको हम लोग माइटोसिस कहते हैं, तो समसूत्री विभाजन का पहला चरण कौन होता है। तो पूर्वावस्था होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था। तो बेंडा ने किया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन किया था। बेंडा नामक व्यक्ति ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। फिर आपको सेल से क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो कौन है, लाइसोसोम है। अगला है कि एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव माना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्मा और नाभिक शामिल होते हैं। तो वो होते प्रोटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है कोशिका के शक्तिगृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो सूत्रकणिका, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस। कोशिका के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं। तो सूत्रकणिका में होते, सूत्रकणिका ही कोई राइबोसोम हम लोग कहते हैं। ठीक, कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। उसका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो केंद्रक में होता है। और कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक कौन था। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन दिया था पादप में, जबकि स्वान दिया था जंतु कोशिका को। नेक्स्ट वह कोशिका अंग है, वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम लोग देखेंगे 2 नंबर में पादप कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए। पादप कोशिका में यानी सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर में कोशिकांग और कार्य। तो कोशिकांग 2 होते, इसमें एक है कोशिका भित्ति और एक है आपको प्लास्टिड। तो कोशिका भित्ति के 2 काम हैं। कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करना, ये कोशिका भित्ति का काम है। और कोशिका भित्ति को ही प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक संरचना को सुधार
माने प्रदान करना है, सुरक्षा प्रदान करना कोशिका भित्ति का ही काम है। प्लास्टिड, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में मदद देते हैं, क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण पत्तियां हरे होते हैं। एक होते क्रोमोप्लास्ट जिसको हम लोग फूल फलो होता है, जो इसको हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। और एक होते ल्यूकोप्लास्ट जिसको हम लोग अवर्णी लवक कहते हैं भोजन भंडारण में। तो जैसे में क्लोरोप्लास्ट पौधे के पत्ते में हो जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट आपको फूलों में हो जाते हैं, फलों में हो जाते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट पौधे के जड़ों में होते हैं जहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचते हैं। अगला है वायुत्तक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? तो जलकुंभी में पाई जाती है। और जलकुंभी को क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल का आतंक कहते हैं। तो वायुत्तक कोशिकाएं किसमें पाई जाएगी? तो आपको जलकुंभी में पाई जाएगी। रंगहीन लवक, रंगहीन लवक कहलाते हैं। तो रंगहीन लवक जो है वह आपको ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ठीक है। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण उसमें होते हैं। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होते हैं? तो होते प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वर्लन में होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफोल्डिंग कहते हैं। अगला है कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा उपयोग करते हैं। तो हरित लवक में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व का नाम क्या? एक क्वेश्चन आपको 100 बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व कौन है? तो वह है मैग्नीशियम। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिका में केवल लवक पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। वर्णक जो फलों और सब्जियों को रंगों को निर्धारण करते हैं वो कौन है? तो उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोसाइनिन्स। ठीक है, वह आपको वर्णक जो है से प्रदान करते हैं। उस वर्णक का नाम बताइए जो जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो वह तो क्लोरोफिल है, जो सूर्य के प्रकाश से अपना वह रंग बदलते रहता है। नेक्स्ट है गाजर का नारंगी रंग का वजह क्या है? तो वह कैरोटीन की वजह से होता है। दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। तो गाजर का रंग जो होता है वह नारंगी होता है, किसके कारण? कैरोटीन की वजह से होती है। पादप कोशिका भित्ति बनी होती है। तो पादप कोशिका सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है, किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका अंग केवल पादप में पाया जाएगा, आपको जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो वह कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल का सबसे पहले पृथक और नामित किसने किया था? क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक यानी अलग और नामित किसने किया था? तो वो था आपको केवेंतु। केवेंतु ने सबसे पहले क्या किया था? इसको पृथक किया था। और पोलेंटियर ने इसको सबसे पहले नामित किया था। तो ये था आपको सेल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उसका थ्योरी जो आपको हमने इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। फिर आपको अगला क्लास जो है सो कल आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।